जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हम एक बार पुनः लाइव उपस्थित हुए हैं राजस्थान का भूगोल पढ़ने के लिए। आप सभी लोग एक बार लाइव आएंगे। लाइव आने के बाद मुझे भी बता दीजिएगा कि क्या ऑडियो और वीडियो दोनों ठीक ठाक चल रहा है, उसमें कोई समस्या तो नहीं हो रही है। फिर हम लोग क्लास को शुरू करें। एक बार सभी लोग लाइव आते हैं और लाइव आने के बाद एक कमेंट करना छोटा सा कि क्या सब कुछ ठीक है भाई। एक छोटा सा कमेंट कर देना, यस सर, ओके सर करके, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज का जो आपका टॉपिक है ना, वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान भूगोल के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं कह सकता हूँ। अगर देखो, पूरे किसी भी देश का, किसी भी प्रदेश का अगर भूगोल पढ़ना है तो आप क्या करो, पहले भौतिक विभाजन करो और उस भौतिक विभाजन के आधार पे संपूर्ण ज्योग्राफी आप खत्म कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा समझ लो, ये भूगोल का जो है ना, भूगोल का दिल है, भूगोल की धड़कन है, भूगोल का जान है, भूगोल का जिगर है, जो भी आप कह लो। तो ठीक है, सब कुछ कुशल मंगल है। चलिए, तो हम इसका जो है पार्ट वन करने वाले हैं। देखो, ये हमारा थोड़ा लंबा चलेगा, लंबे पार्ट में चलेगा। अभी तक आपने ये सिलेबस देखा होगा ना, सिलेबस में आपके दूसरा तीसरा पॉइंट जो है वो यही है कि भौतिक स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन। कापी कलम ले लेना, आज लिखने की भी जरूरत पड़ेगी और लिखने से ज्यादा हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली ये भौतिक स्वरूप होता क्या है ना, ये भौतिक विभाजन विभाजन होता क्या है। तो पहले ये तो बताओ कि ये भौतिक स्वरूप क्या होता है। आप लोग जानते हो भौतिक स्वरूप? जैसे अभी देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे भारत देश का, मैं थोड़ा कुछ चीजें लेके बताऊंगा आपको। जैसे भारत देश का अगर मैं पूछूं राजनीतिक स्वरूप क्या है, तो आप क्या कहोगे, है ना। हर चीज का स्वरूप होता है। तो एक आपको देखा जाए राजनैतिक स्वरूप या राजनीतिक स्वरूप, है ना। तो बताओ राजनैतिक स्वरूप कैसा होगा। राजनैतिक स्वरूप कैसा होता है, ये केवल समझने के लिए बेटा, एक बार आप समझ लोगे ना, तो आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ विकसित हो जाएगी, तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो बताओ, राजनीतिक स्वरूप होता है। इसी तरीके से भौतिक स्वरूप भी होता है ना, भौतिक स्वरूप भी होता है। अगर आप राजनीतिक स्वरूप को देख लो तो हम भौतिक स्वरूप को आपको आसानी से समझा सकते हैं। राजनीतिक स्वरूप का मतलब ये होता है कि किस तरीके से आपके यहाँ राजनीति हो रही है, किस तरीके से आपके यहाँ शासन हो रहा है। तो इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध शासन प्रशासन से होता है। अब ये शासन प्रशासन दो तरीके से हो सकता है ना। एक तो आप देखोगे राजतंत्र हो सकता है, राजतंत्र हो सकता है। एक आप देखोगे लोकतंत्र हो सकता है ना। और भी हो सकता है, गणतंत्र हो सकता है, तमाम चीजें हैं। जैसे हमारे भारत में क्या लिया गया, हमारे भारत में देखा जाए तो लोकतंत्र लिया गया है, राजतंत्र नहीं है। ये जो स्वरूप है, ये कैसा स्वरूप है? ये आपका राजनीतिक स्वरूप है। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने राजस्थान के बारे में क्या पढ़ा था कि राजस्थान में जिले कितने हैं। ठीक है, सुनना इस बात को। तो राजस्थान जो पूरा का पूरा जो राजस्थान का फिगर बनता है, उस राजस्थान के फिगर में अगर आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान के जिलों का जो ये बंटवारा होता है, वो किसके आधार पे होता है? राजस्थान में जो जिलों का बंटवारा होता है वो किसके आधार पे होता है? तो आप क्या बता सकते हो किसके आधार पे होता होगा? हाँ जी, ये राजस्थान के जो जिलों का बंटवारा हुआ है, ये किसके आधार पे हुआ है? क्या ये भौगोलिक बंटवारा है? भौगोलिक, भौगोलिक का मतलब या भौतिक का मतलब आप एक चीज समझ लेना। भौतिक जहां भी शब्द आए या फिर जहां भी भौगोलिक शब्द आए, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि ये प्राकृतिक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये प्राकृतिक बात कर रहा है। प्राकृतिक का मतलब हो गया प्रकृति की बात कर रहा है, मतलब मनुष्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। वो भगवान ने ही इसको ऐसे बना के भेज दिया है। समझ रहे हैं? अब ये बताओ, जो ये जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, ये सब जो बनाए गए हैं, हनुमानगढ़ बनाया गया, पाली बनाया गया, ये कैसा विभाजन था? क्या ये भौतिक विभाजन है? क्या भगवान ने ही राजस्थान में बीकानेर जैसा कोई स्थान दिया था? क्या भगवान ने ऐसे कोई चिट्ठी भेजी थी कि ये चिट्ठी जहां गिर जाए वो बीकानेर हो जाएगा, ये चिट्ठी जहां गिर जाए वो राजस्थान हो जाएगा, ये चिट्ठी जहां गिर जाए वो मध्य प्रदेश हो जाएगा? क्या ऐसा भगवान ने किया था? आप कहोगे नहीं, ऐसा तो भगवान ने किया नहीं। ऐसा तो हमने किया था, अपने अपने सुविधा के लिए, अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए हमने इसको ऐसे बांट दिया था। भगवान ने क्या किया था? भगवान ने क्या किया था? तो देखो, भगवान ने किया था, कहीं पहाड़ बना दिया, तो कहीं पर्वत बना दिया, तो कहीं झील बना दी, तो कहीं नदियां बना दी,
कहीं उच्चावच है, कहीं निम्नपाद निम्न जो निम्न स्थलाकृति है। ये कौन बनाता है? ये भगवान बनाते। अब आप समझिए, जब इसको भगवान बनाते हैं तो मतलब अगर इसी राजस्थान को हम दूसरे तरीके से तो बांट सकते हैं। एक तो ये जो बंटवारा किया, ये हमने किस तरीके से बंटवारा किया? राजनीतिक बंटवारा हो गया। अब इसी को ऐसे बांट दो। भगवान देखो कहाँ पे भगवान पहाड़ बनाए हैं, उसको एक अलग एरिया रख दो। देखो भगवान मरुस्थल कहाँ पे बनाए हैं, उसको एक अलग एरिया रख दो। मतलब भगवान का मतलब ये भौतिक हो गया या भौगोलिक हो गया। भौगोलिक रूप से रेगिस्तान कहाँ है, उसको अलग कर दो। भौगोलिक रूप से मरुस्थल कहाँ है, सॉरी पर्वत कहाँ है, उसको अलग कर दो। पठार कहाँ है, अलग कर दो। झील कहाँ ज्यादा संख्या में, झील को अलग कर दो। नदियां किस तरीके की हैं, उनको अलग कर दो। तो ये एक बंटवारा हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम राजनीतिक रूप से या भौतिक बंटवारा, सॉरी भौतिक बंटवारा कहते हैं, राजनीतिक नहीं, भौतिक बंटवारा कहते हैं। अच्छा, ये तो मान लीजिए एक मैंने पर्वत पहाड़ बता दिया, क्या ये ऐसे संभव नहीं है? ये तो पर्वत पहाड़ है ना। क्या ऐसे संभव नहीं कि मान लीजिए कोई एक ऐसा स्थान है, मैं राजस्थान को हटा दूं, चूंकि राजस्थान में वनस्पतियों के दृष्टिकोण से आपको बहुत ज्यादा विभिन्नता देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हाँ ऐसे कोई स्थान देख लो, जैसे अभी भारत के बारे में अगर थोड़ा सा बात कर लिया जाए, तो कुछ ऐसे स्थान होते हैं पृथ्वी पर, है ना, ग्लोब के बारे में बात करते हैं। 0 डिग्री अक्षांश आप जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 10 डिग्री अक्षांश तक जब हम पहुंचते हैं, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, इस वाले एरिया में वर्षा बहुत ज्यादा होती है और तापमान बहुत ज्यादा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा समझना, इसको ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा इस तरीके, मतलब राजस्थान स्पेशल में नहीं पूछेगा, लेकिन एग्जाम में तो पूछेगा ही। तो अब देखो ये इसे क्या कहते हैं, इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, क्यों? उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या है? उष्ण कटिबंधी वहां होती है जहां वर्षा ज्यादा हो और तापमान दोनों ज्यादा हो। वर्षा और तापमान दोनों ज्यादा हो, उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब इसी के थोड़ा सा ऊपर आप चले जाओ 30 डिग्री तक, तो ये वाला जो क्षेत्र होता है, जिसे हम समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। समशीतोष्ण क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। समशीतोष्ण, सम का मतलब थोड़ा थोड़ा और शीतोष्ण का मतलब हो गया जहां थोड़ी थोड़ी ठंडी होती हो। इस समशीतोष्ण क्षेत्र में आप देखोगे तो हमारा भारत ज्यादातर स्थिर, पूरा का पूरा भारत अगर देखा जाए तो कितना है, भारत अगर देखेंगे 8 से लेकर 8.4 से लेकर 37 तक है, 37.6 तक। तो 8 और 6 तो इसी के बीच में आएगा ना बेटा, देखो है ना, थोड़ा सा ऊपर चले जाना और यहाँ तक। तो ये 8 और 6 जो है आप देखोगे तो इसी दोनों क्षेत्र में आ रहा है। तो जब पूरा भारत इस दोनों क्षेत्र में आ रहा है, तो हमारा राजस्थान किस क्षेत्र में आ रहा है? तो राजस्थान देखो इसी क्षेत्र में राजस्थान भी आएगा, चूंकि राजस्थान का विस्तार आप बताओ। अब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आप बताओगे, मैं नहीं बताने वाला। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, जल्दी से बताना। तो राजस्थान भी इसी क्षेत्र में आएगा चूंकि भारत का हिस्सा है। अब देख लो यहाँ पे वनस्पतियां अलग होती हैं। अब देखो मैंने एक शब्द लिया वनस्पति, क्या हम इसको मिटा दूं? खत्म कहानी इसकी, ये समझाने के लिए था। अब हम आ जाते हैं भारत के ऊपर। क्या हम भारत को वनस्पति के हिसाब से बांट सकते हैं? बताना जरा, क्या जो हमारा ये भारत है इसको हम वनस्पति के हिसाब से बांट सकते हैं? जल्दी से कमेंट करके आप लोग एक बार यस या नो बता देना, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। भाई बताना, क्या वनस्पति के हिसाब से हम भारत का विभाजन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ये बता देना, क्या वनस्पतियां मनुष्य ने बनाया है? ठीक है, अब देखो भारत के इन क्षेत्रों में देख लीजिए भाई, थोड़ा सा ध्यान देना। ये वाला क्षेत्र क्या बन जाएगा, तो ये वाला क्षेत्र ज्यादा ऊंचा है, और जब ऊंचा है तो यहाँ पे ठंडी ज्यादा होती है, और ठंडी जब ज्यादा होती है तो यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाएगी वो एक अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। इन्हें टुंड्रा वन पाया जाएगा, टैगा वन पाया जाएगा ना। तो हमने कर दिया कि यहाँ पे टैगा वनस्पति ज्यादा पाई जाएगी। चलो ठीक है भाई। कुछ एरिया भारत में ऐसे भी हैं, जैसे आप देख लो यहाँ पे रेगिस्तान है ना, राजस्थान का ये वाला भाग रेगिस्तान है। यहाँ पे कैसा वन पाया जाएगा, यहाँ पे आप कहोगे कटीली झाड़ियां पाई जाएंगी, कटीली झाड़ी पाई जाएगी। ये मैं वनस्पति के हिसाब से बांट रहा हूँ। ये राजस्थान का जो ये वाला एरिया मैंने क्यों बांटा वनस्पति के हिसाब से, ये वाला एरिया मैंने क्यों बांटा वनस्पति के हिसाब से। यहाँ देख लो गंगा के मैदान में आप देखोगे पतझड़ पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इन पर्णपाती वन के हिसाब से हमने देखो उत्तर प्रदेश और बिहार के हिसाब से नहीं बांट रहा हूँ, राजस्थान के हिसाब से नहीं बांट रहा हूँ, राजस्थान का पूर्वी भाग भी इसमें शामिल हो जाएगा,
पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा का पूरा बिहार और पश्चिम बंगाल भी शामिल हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का भी शामिल हो जाएगा सब। तो यहाँ पे पर्णपाती वन हमने जो कह दिया, या मानसूनी वन आप कहते हैं कभी कभी, है ना, एक ही बात है, मानसूनी वन कहते हैं। तो ये हमने जो बंटवारा किया है ये किस हिसाब से किया? वनस्पति के हिसाब से किया। मतलब कहने का ये है कि भगवान ने वनस्पति भी बनाई है, एक बंटवारा हम वनस्पति के हिसाब से भी कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, है ना, 23.3 से लेकर कितना है कोई उल्टा बता रहा हो, हाँ 23.3 यहाँ पे है, राजस्थान बता रहा हो ना, 23.3 से लेकर इधर कितना है राजस्थान, बताओ भाई, ये तो राजस्थान है, राजस्थान का ये वाला भाग बांसवाड़ा वाला। अब इधर बताओ गंगा श्री गंगानगर वाला भाग कितने पे जाएगा, कमेंट करो भाई, ये पढ़े हो और पूछेगा, है ना, ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं उदाहरण लेता हूँ। मान लो एक पिता है, एक माता है, ठीक है, एक कोई परिवार है जिसमें पिता और माता हैं। ये आपके गांव की बात कर रहा हूँ, देख लेना। इनके दोनों लोगों से मिलाकर कितनी संतानें हैं, तो 4 संतान, 1 2 3 4। चारों संतानों का नाम रख देता हूँ A B C और D। अब इन चारों संतानों की शादी हो जाती है, जुड़वा में हो जाते हैं, और शादी होने के बाद इनको बंटवारा करने की जरूरत पड़ती है। सुनना, कहानी सुनना बस। अब इनको क्या है, मैं भौगोलिक रूप से राजस्थान को बांटना चाहता हूँ। अब आप कहोगे ऐसे कैसे बांट देंगे आप, तो इसका कंडीशन यही होता है। देखो मान लीजिए ये 4 बच्चे हैं, इनको हमें बांटना है, इनमें बंटवारा हो गया। अब कैसे बंटवारा होगा, हर लोगों का बंटवारा अलग अलग होता है। कोई, जैसे मैंने कहा ना कि अभी राजस्थान को आप कई रूप से बांट सकते हो, चाहो तो आप भौगोलिक स्वरूप के रूप से बांटो, चाहे आप वनस्पति के रूप से बांटो, चाहे आप वर्षा के रूप से बांटो, चाहे आप आर्द्रता के रूप में बांटो, चाहे आप राजनीति के रूप में बांटो, चाहे आप भौतिक प्रदेश के रूप में बांटो, चाहे आप रेगिस्तान के रूप में बांटो, चाहे आप मृदा के रूप में बांटो। तो बंटवारा तो कई हो सकता है। अब इन सभी का संयुक्त रूप से एक जो मिलन होता है ना, जो नेचुरल प्रकृति के द्वारा दी गई जितनी चीजें होती हैं, उनका जो एक नेचुरल वे में जो बंटवारा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक स्वरूप कहते हैं। अब आते हैं फिर इसी उदाहरण पे। मान लीजिए ए वाला क्या है भाई, ए वाला इंजीनियर है, इंजीनियर है, समझना इसको। ये ए वाला क्या है, इंजीनियर है। दूसरा क्या है, ये प्रोफेसर साहब है। तीसरा क्या है, ये डॉक्टर है। चौथा क्या है, ये घूमता है, हमारी तरीके है, किसान है मान लो, है ना, बेरोजगार है बेचारा, है ना, किसान भी नहीं, बेरोजगार मानो। अब इन माता पिता दोनों के पास 10 बीघे जमीन है। क्या है, 10 बीघा जमीन है, ठीक है, सुनना इस बात को। और क्या है, इनके पास जो पैतृक संपत्ति है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, यही बंटवारा होने वाला है। एक जो है जयपुर में मकान है, जयपुर में एक मकान है, ठीक है। एक आप देखोगे, एक थोड़ा सा ना फार्म हाउस टाइप का कुछ है, या फिर ऐसे कह लो कि जयपुर में मकान है, एक जयपुर में ही जो है, जयपुर में ही फैक्ट्री है, या फिर इंजीनियर प्रोफेसर हो गए ना, तो जयपुर में ही एक स्कूल है इनका, ठीक है, समझ लो। इन्हीं के पास एक पैतृक संपत्ति है, एक क्लिनिक है, एक क्लिनिक है। अब बताओ, ये चारों चीजें हैं, समझ रहे हैं। इन चारों भाइयों में बंटवारा करना है। ये बताओ तुम डॉक्टर को क्या दोगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ, डॉक्टर को क्या दोगे, है ना। आप कहोगे मास्टर क्या पढ़ा रहा है, अरे बेटा देखो, ये एनसीईआरटी जो होती है ना, वह ऐसे ही समझ विकसित करती है। जो टीचर एनसीईआरटी पढ़ा होगा वही ये सब पढ़ा सकता है। वैसे तो बताने को तो अभी मैं आता, राजस्थान को 4 भागों में बांट दो और चारों भागों को बांट के पढ़ो। अरे ये 4 भाग बांटते कैसे हैं, पहले ये तो सीखो, फिर तो बांटना तो अलग बात है। अब आप बताओ, इसमें थोड़ा सा विचार करो, डॉक्टर को क्या मिलेगा, चारों भाई अलग हो गए, चारों भाई अपनी अपनी बीवी को लेके अलग रहने लगे। अब डॉक्टर को आप क्या देना पसंद करोगे, है ना, क्लिनिक, जाहिर सी बात है। डॉक्टर को आपने क्या दिया, तो डॉक्टर को आप क्लिनिक देंगे, किसान को आप जमीन दे देंगे, इंजीनियर को आप थोड़ा मकान दे देंगे, जयपुर में रहता है, प्रोफेसर साहब को आप स्कूल दे देंगे। अच्छा, ये जो बंटवारा आपने किया ना, बहुत आराम से आपने बंटवारा किया है ना, इसके माता पिता आप ही हो। ये बंटवारा आपने किस आधार पे किया, अब आप आधार बताओ, जल्दी से आधार बताओ। अभी जैसे मैंने कहा ना कि राजस्थान में हमने 41 जिले बांटे थे ना। ये 41 जिलों का बंटवारा हमने किस आधार पे किया था, तो राजनीति के आधार पे किया था, राजनीतिक बंटवारा था, है ना। उत्तर प्रदेश और राजस्थान का अगर बंटवारा होता है तो राजनीतिक आधार पर बंटवारा होता है। उत्तर प्रदेश का प्रशासन कोई और देखेगा, राजस्थान का कोई और देखेगा,
हरियाणा का कोई और देखेगा। लेकिन वैसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान अलग थोड़ी है, ये तो भारत का हिस्सा है। इसी का एक बंटवारा ये भी हो सकता है, अगर मैदान और मरुस्थल में बांटा जाए तो क्या करोगे? तो मैदान में तो पूरा का पूरा मतलब जो है 61%, लगभग 61% या लगभग 62%, मरुस्थल को छोड़ दिया जाए, उसके बाद जो 40% राजस्थान बचता है, उसको आप कहाँ भेजोगे? उसको आप उत्तर प्रदेश के साथ भेज दोगे, तब तो नहीं बंटवारा होने वाला, है ना। तो ये देखो, अभी आपने बताया नहीं किस आधार पे आपने बंटवारा किया। आपने ये जो बंटवारा किया है, ये आर्थिक आधार पे बंटवारा कर दिया भाई। देखो, कमाएं और खाएं, ये आर्थिक आधार पे बंटवारा कर दिया। क्या इसको, जो किसान है, इसको क्या मकान की जरूरत नहीं जयपुर में है, लेकिन ये इस मकान में केवल रहेगा, यहां से उत्पादन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपका, मेरा समझाने का मतलब इतना था कि राजस्थान में जब हम भौगोलिक या भौतिक विभाजन करते हैं, तो सबसे पहले यह समझें कि ये भौतिक स्वरूप होता क्या है। जैसे हमने समझा आर्थिक स्वरूप क्या होता है। आर्थिक स्वरूप वह स्वरूप, वह इनकम, वह संसाधन जो हमें इनकम दे। इनकम मतलब जो हमें कमा के कुछ दे, उसे हम आर्थिक स्वरूप कहते हैं। जैसे अभी देखा आपने, ये आर्थिक स्वरूप था, है ना, ये वाला आर्थिक स्वरूप ही तो था, ये हमें कुछ देता है, ये आर्थिक स्वरूप। आर्थिक स्वरूप के हिसाब से हमने बंटवारा कर दिया। तो उसी तरीके पहले आप ये समझो कि ये भौतिक स्वरूप होता क्या चीज है। कोई जानता थोड़ा बहुत, एक लाइन दो लाइन, एक दो शब्द आप बताओ, भौतिक स्वरूप किसे कहते हैं? अगर आप जानते होंगे तो बांट तो आप ही देंगे, हमें बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी राजस्थान को, आप बांटोगे और आप सीखोगे। दूसरा, फिर कहते हैं जब भौतिक स्वरूप को जान जाएंगे तो हम उस स्वरूप के हिसाब से बांटेंगे। अगर मान लीजिए यही मैंने बंटवारा जो किया है ना, ये बंटवारा जो मैंने किया है, अभी आपको कह देता कि ये 4 भाई हैं ABCD, एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर, एक किसान, इनमें बंटवारा कर दो, और ये सब आपको नहीं बताता, मतलब आर्थिक स्वरूप आपको नहीं बताता, तो क्या आप बंटवारा कर सकते थे? आप नहीं कर पाते, है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप राजनीतिक रूप से, जब आप भौतिक रूप से किसी चीज को बांटने जा रहे हैं, तो पहले आप उसके भौतिक स्वरूप को समझिए तो, कि भौतिक स्वरूप होता क्या है। तो जहां भौतिक आ जाए उसका मतलब भगवान हो गया, जहां भौतिक आ जाए उसका मतलब भगवान हो गया। मतलब राजस्थान में भगवान के द्वारा बनाई गई सारी स्थलाकृतियां भौतिक है। भगवान ने राजस्थान में क्या क्या स्थलाकृति बनाई है, अब आप बताओ। हाँ, भौतिक स्थिति स्वरूप के आधार पे वो तो बंटवारा हम करते हैं, तो लेकिन भौतिक स्थिति है क्या चीज? तो भौतिक स्थिति में क्या क्या चीज शामिल होता है, सबसे पहले इसको समझ लें। तो चलो एक स्लाइड में हम समझते हैं। एक चीज अपने दिमाग में आप रखते रहना कि जो भौतिक स्वरूप होता है वो भगवान के द्वारा दी गई स्थलाकृति होती है। भौतिक स्वरूप के अंतर्गत राजस्थान के धरातल का समग्र स्वरूप, यानी कि राजस्थान का जो धरातल है उसका संपूर्ण स्वरूप को हम शामिल करते हैं, है ना, कैसा स्वरूप है। अब उस स्वरूप में क्या क्या आएगा, जैसे ऊंचाई, ऊंचाई में अरावली आ गया, है ना। निचाई, निचाई में झील वगैरह आ जाएंगे। पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियां, नदी घाटियां आदि, ये सब आ जाएंगे। और अगर हम इनके आधार, इसको आधार बना के, एक तरफ पर्वत है तो उसको अलग रख दो, एक तरफ पठार है तो उसको अलग रख दो, एक तरफ रेगिस्तान है तो उसको अलग रख दो। अगर इसको आधार बना के हम क्या करें, विभाजन करें, तो इसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक विभाजन कहते हैं, ना। इसके आधार पे अगर हम विभाजन करते हैं तो उसी को भौतिक विभाजन कहते हैं। अब देखो, एक चीज है ना, एक एक जिला है अलवर, एक जिला है पाली, एक जिला है झुंझुनू। अब ये अलवर, पाली, झुंझुनू का बंटवारा हम क्यों करते हैं? क्योंकि आप जानते हो पाली का डीएम कोई और है, अलवर का डीएम कोई और है ना। तो ये राजनीतिक रूप से बंटवारा हमने कर दिया। इसी प्रकार यहाँ जो भौतिक स्वरूप होता, देखो राजस्थान के भौगोलिक धरातल को, धरातल के को विशेषताओं के आधार पर किए गए क्षेत्रीय विभाजन को हम क्या कहते हैं, भौतिक विभाजन कहते हैं। मतलब इसको आधार मान के, किसको आधार मान के, ऊंचाई, पर्वत, पठार, नदियां, घाटियां, मरुस्थल, इसको आधार मान के अगर हम बंटवारा करते हैं तो उसी को हम भौतिक विभाजन कहते हैं। समझ में आया? भौतिक विभाजन का मतलब ऐसे नहीं होता कि एक राजस्थान बना दो और कह दो इधर हो गया पश्चिम, इधर रेगिस्तान का बंटवारा हो गया, और इधर जो है अरावली हो गई, इधर पठार हो गया, इधर मैदान हो गया बंटवारा। ऐसे नहीं होता, है ना। ये हमने किस आधार पे किया? तो देखो, अभी कभी कभी क्या होता है ना, एक बंटवारा, भौतिक बंटवारा करने के लिए हमें एक से अधिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है। उन संसाधनों पे बात करते हैं। आगे एक लाइन लिखा था, यह भौतिक स्वरूप के आधार पर मानचित्र पर किए गए खंडन को दर्शाता है। एक्चुअली में ये कोई वास्तविक बंटवारा नहीं होता है, ये केवल मानचित्र पर बंटवारा किया जाता है। ठीक है, अब देखो,
भौतिक स्वरूप के मुख्य तत्व कौन कौन से, यही मैं बताना चाहता था, यही मैं आपसे पूछता था, एक लाइन तो बताओ कोई, है ना। किसी ने बताया था स्थलाकृति, किसी ने कमेंट करके बताया भौतिक स्थिति स्वरूप के आधार पे, थोड़ा आप पहुंच रहे थे। लेकिन अगर मैं कहता कि भौतिक स्थिति बताओ, तो आप भौतिक स्थिति बता सकते थे। कहीं बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कहीं ठंडी होती है, क्या गर्मी और ठंडी हम करते हैं, भगवान करते हैं ना, तो ये भौतिक स्वरूप हो गया। कहीं ज्यादा वर्षा हो रही, कहीं सूखा पड़ रहा है, भौतिक स्वरूप हो गया। कहीं कटीली वनस्पतियां हैं तो कहीं सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो कभी पूरे साल भर कभी अपने पत्ते नहीं झड़ते, एकदम बढ़िया हरे भरे रहते, भौतिक स्वरूप हो गया। यही आपको बताना था बेटा, यही समझो। स्थलाकृति विविधता पाई जाती है, स्थलाकृति विविधता में आप देखोगे कई प्रकार की विविधताएं स्थलाकृतियों में पाई जाएंगी, कहीं मरुस्थल तो कहीं कुछ, ठीक है। दूसरा देखो, पर्वत श्रृंखलाएं, अरावली, मरुस्थल जैसे थार का मरुस्थल हमारे यहाँ, नदी घाटियों जैसे चंबल एवं बनास जैसी नदी घाटियां हैं, पठारी क्षेत्र, इनको देखा जाएगा जब हम भौतिक विभाजन करेंगे ना, तो इनको देखा जाएगा, पठार का है, नदी है, मरुस्थल है, पर्वत है, स्थलाकृतियां कैसी कैसी हैं, इनको देख के ही हम बंटवारा करेंगे। जलवायु में आप बंटवारा करेंगे, जलवायु में आपके दो तीन चीज शामिल हो जाता है। जलवायु में जैसे एक हो जाता है वर्षा शामिल हो जाती है, और इसी में तापमान शामिल हो जाता है, इसी में मिट्टी शामिल हो जाती है, ठीक है। तो जलवायु में ये सब सारी चीजें शामिल हो जाती है। तो वहां की जलवायु कैसी है, अगर मान लो राजस्थान है ना, मान लो ऐसे थोड़ा सा आंख बंद करो और सोचो, हम राजस्थान के बारे में कुछ भी नहीं जानते अभी। अब ये सोचो कि राजस्थान में ऐसे राजस्थान है, और उस राजस्थान में ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा है, सुनना, गर्म नहीं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा ठंडा है, और बहुत ज्यादा ठंडा है। ये वाला भाग जो है ये मेघालय की तरीके है, ये वाला भाग जो है वो मेघालय की तरीके है। मेघालय कहने का मतलब बारिश बहुत ज्यादा होती है, वर्षा बहुत ज्यादा होती है। ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग ये पर्वतीय है, पर्वतीय भाग है, ऐसे मान के चलो, है नहीं, ऐसे मानो। ये वाला भाग जो है यहाँ पे कई नदियां बहती हैं और नदियों के द्वारा मैदान बना दिया गया है। अब बताओ राजस्थान का बंटवारा आप कैसे करते, तो राजस्थान का बंटवारा आप ऐसे करते, पश्चिमी ठंडा प्रदेश, है ना, ऐसे करते। तब आप कहते दक्षिणी वर्षावन, दक्षिणी वर्षावन वाले प्रदेश, और ऊपर को आप कह देते पर्वतीय पर्वतीय क्षेत्र, बीच वाले को आप कह देते मैदानी भाग, है ना। तो कहने का मतलब यह है, इन्हीं सबके आधार पर राजस्थान का बंटवारा होता है। तो ये मत समझ लेना कि जैसे राजस्थान का भौतिक बंटवारा हुआ है, ऐसे ही सभी जिलों सभी राज्यों का भौतिक बंटवारा होता है, ये जरूरी नहीं है। अब जैसे थोड़ा सा देखो, उत्तर प्रदेश है ना इधर, तो उत्तर प्रदेश का भौतिक बंटवारा कैसे होता है, मैं उत्तर प्रदेश बना नहीं रहा हूं, बस आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं। उत्तर प्रदेश का अगर भौतिक बंटवारा देखेगा तो कैसा होता है, ठीक है। आप देखो, उत्तर प्रदेश है गैड़े की, गैड़ा देखेंगे ना, गैड़े की आकृति का है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का बंटवारा जो होता है ना, यहाँ से एक नदी जाती है जिसका नाम है गंगा नदी, और गंगा नदी के ऊपर जो है थोड़ा सा और ऊपर चले जाओ, इधर से कई नदियां आके गंगा नदी में मिलती हैं। ये सारी नदियां कहाँ से निकलती हैं, तो मेघालय से सारी नदियां हिमालय से निकलती हैं। थोड़ा समय बहुत जल्दी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसका बंटवारा कैसे करते हैं, तो इसमें पहाड़ है ही नहीं, पर्वत है ही नहीं, रेगिस्तान है ही नहीं, फिर बंटवारा कैसे करोगे। तो इसका बंटवारा कैसे करते थे, इन नदियों के आधार पर कर देते हैं, और कहते हैं गंगा नदी का ऊपरी गंगा नदी, है ना, ऊपरी गंगा का मैदान, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश मैदान है, ध्यान रखना। और बीच में कह देते हैं मध्य गंगा का मैदान, और इसे कह देते हैं पूर्वी गंगा का मैदान। बताओ ये क्या कोई बंटवारा हुआ है जी, कोई बंटवारा हुआ। लेकिन ये भौगोलिक रूप से हम बंटवारा ऐसे ही करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि राजस्थान का जो भौतिक बंटवारा आपको करना है, वो आप भौतिक बंटवारा करने के लिए आप इन इन चीजों को देखेंगे और उसके हिसाब से बंटवारा करेंगे। तो मुख्य रूप से उसके हिसाब से ये 4 बंटवारा है, इसको अभी मत पढ़ो आप, इसको क्या करना अभी आपको नहीं पढ़ना, आगे मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको फिगर के माध्यम से पढ़ाऊंगा। ये बंटवारा किसने किया था, क्यों किया था, कैसे किया था, सारी चीजें बताऊंगा। अब देखो, भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन में अंतर क्या है। भौतिक स्वरूप होता जैसे मेरा शारीरिक स्वरूप है, मेरा एक आकार है। अब मेरे आकार को बंटवारा कर दो, गर्दन सर से अलग, ओ बाहुबली देखे हो ना, ध्रुव सेना, क्या नाम है, ध्रुव सेना ना, तो क्या हुआ था ध्रुव सेना, तो क्या कहती है कि देवालय में सभी स्त्रियां जा रही थी, तो सभी स्त्रियों पर हाथ डाल रहा था, और यही मेरे साथ भी करने वाला था, तो मैंने इसकी उंगलियां काट दी। तो बाबुली क्या कहता है, स्त्रियों पर हाथ डालने वाले का उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला, और फिर सर से गला अलग। तो वही कंडीशन। अब देखो, मान लो मेरा ये
शारीरिक स्वरूप है और इसको विभाजन कर दो, हाथ अलग कर दो, गला अलग कर दो, पैर पेट अलग कर दो, पैर अलग कर दो, ये विभाजन हो गया। इसी तरीके राजस्थान भैया एक स्वरूप है और उसका विभाजन हम कर देते हैं। अब देखो, भौतिक स्वरूप, प्राकृतिक संरचना, मैंने कहा भगवान याद रखना जहां भौतिक याद आए ना, तो प्राकृतिक संरचना में क्या हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से राजस्थान कैसा है, तो प्राकृतिक रूप से राजस्थान में मरुस्थल मिलेगा, पठार मिलेगा, पहाड़ मिलेगा और मैदान मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखें। तो प्राकृतिक संरचना की बात करता है, जबकि भौतिक विभाजन उसी स्वरूप को, उसी स्वरूप मतलब इसी प्राकृतिक संरचना वाले स्वरूप को आधार बनाकर प्रदेश को खंडों में बांटने की बात करता है। अच्छा ये बताओ, मैंने कहा मुझे विभाजित कर दो, तो आपने क्यों नहीं कहा कि यहां से हम काटेंगे, क्यों नहीं कहा यहां से काटेंगे, बताओ। यहां से भी तो मुझे काट सकते हो, जरूरी थोड़ी है गले से काटो, यहां से भी तो काट सकते हो ना, क्यों नहीं काटा, क्योंकि यहाँ कोई विभाजन ही नहीं मिल रहा, यहाँ काटेंगे तो सिर तो मिलेगा हमको, है ना। तो राजस्थान में इसीलिए ऐसे ही विभाजित हो जहां पे एक अलग भौतिक संरचना आपको मिले। ठीक है, आगे देखो, वही कंडीशन दूसरा है, दूसरा अंतर दे रहा है। भौतिक स्वरूप यह बताता है कि राजस्थान की भू आकृति कैसी है, राजस्थान की भू आकृति कैसी है ये बताता है भौतिक स्वरूप। आपसे पूछा जाए राजस्थान की भौतिक आकृति कैसी है तो क्या बताओगे, तो आप यही कहोगे राजस्थान की भौतिक आकृति कहीं उच्चावच है, कहीं पर्वत है, तो कहीं पठार है, तो कहीं मरुस्थल है, तो कहीं मैदान है। बस इतना है और कुछ मत बताना, ठीक है, नहीं तो गंगा का ऊपरी मैदान और निचले मैदान कर दोगे गलत हो जाएगा। तो ये भौतिक विभाजन हो गया। हाँ, अगर कहते हैं वनस्पति के हिसाब से राजस्थान को बांटो तब क्या करोगे, तब आप कहोगे कि पश्चिम में जो है कटीली वनस्पतियां, मरुस्थली वनस्पतियां पाई जाती हैं, और वहीं पूरब में अगर देखा जाए तो पतझड़ वन पाए जाते हैं, है ना, मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। ये बंटवारा आप कर सकते हो ना। तो इसी तरीके अगर वर्षा के रूप में बंटवारा किया जाए तो आप कहोगे रेगिस्तान में तो 40 सेंटीमीटर वर्षा भी नहीं हो पाती, वहीं अगर देखा जाए बांसवाड़ा के पास तो बहुत अच्छी खासी वर्षा हो जाती है, 200 मीटर वर्षा, जो 200 सेंटीमीटर, मीटर नहीं, 200 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त कर लेता है, 180 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त कर लेता। तो ये आप समझो। अब देखो, कह रहा है कि राजस्थान की भू आकृति कैसी है ये बताता भौतिक स्वरूप, लेकिन भौतिक विभाजन क्या बताता है कि राजस्थान को किन आधारों पर कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है ना। बस आप, मुझे लगता है कि भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन समझ लिए होंगे। अब ये बताओ, किसी क्षेत्र का भौतिक विभाजन करने का प्रमुख आधार क्या होता है। हम राजस्थान का भौतिक विभाजन करने जा रहे हैं तो किस आधार पे करेंगे ये आपको बताना है। मैं प्रमुख आधार बता रहा हूं, ठीक है, किन किन आधार पे बंटवारा करते हैं वो मैं बता रहा हूं, लेकिन आप बताना कि ये जो 4 बंटवारा होता है ना राजस्थान का, मरुस्थल अलग कर दिया और अरावली अलग कर दिया, मैदान अलग कर दिया, पठार अलग कर दिया, 4 बंटवारा, बार बार कह रहा हूं आपको रट उठेगा, टेंशन मत लो। तो ये जो 4 बंटवारा होता वो किस आधार पे होता, उसको क्या आधार बनाया गया। जैसे अभी 4 भाइयों में हमने बंटवारा किया था तो आर्थिक आधार बनाया था, है ना, आर्थिक आधार बनाया तो 4 भाइयों में बंटवारा कर दिया। अब ऐसे बताओ, देखो किसी क्षेत्र का भौतिक विभाजन करने के लिए सबसे पहले जो आधार होता है वो प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर बांटा जाता है। तो मैं प्रकृति और प्राकृतिक विशेषता बार बार कह रहा हूं, ये प्राकृतिक विशेषता वो विशेषता होती हैं जो भगवान बना के भेजे होते हैं, ध्यान रखेंगे, है ना, भगवान बना के भेजे होते हैं पढ़ाने का, ये मतलब एकदम ग्राउंडेड वाला जो आपने कहा था ना सर, ग्राउंडेड पढ़ाइए, वही वाला है। अब देखो यहाँ से बेटा एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप कहोगे सर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि राजस्थान का बंटवारा किस आधार पे, राजस्थान का भौतिक बंटवारा किस आधार पे किया गया है, क्या बताओगे, बताओ ना। तो आप कहते हो कि भौतिक आधार पे किया गया है, अरे ऑप्शन तो रहेगा ही उसमें, लेकिन किस आधार पे किया गया क्वेश्चन पूछ सकता है, तो भौतिक आधार बता दोगे गलत हो जाएगा। देखो थोड़ा सा, भौतिक विभाजन किसी स्थान की भू आकृतिक स्वरूप, यानी कि भू आकृति कैसी है, भू आकृति में आप देखोगे पर्वत है, पठार है, या फिर नदी है, या फिर झील है, क्या है, भू आकृति कैसी है, वहां की जलवायु कैसी है, जलवायु एक मानसूनी जलवायु, टैगा जलवायु, है ना, उष्णकटिबंधीय जलवायु, तो जलवायु हो गया, हर एक चीज की जलवायु की अलग अलग विशेषता होती है। हम जलवायु प्रदेश अलग से पढ़ेंगे तो इसको यहां से लिंक कर जाएंगे, अभी नहीं। दूसरा कह रहा है मृदा, मृदा कैसी है, तो मृदा अगर देखा जाए भारत में जो प्रमुख मृदा है वो 8 प्रकार की मृदा है, जो भारत में प्रमुख मृदा है वो 8 प्रकार की मृदा है। उन 8 प्रकार के मृदा में एक आप कहोगे जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा के बारे में जो लोग जानते हो एक बार यस करके बताना, जलोढ़ मृदा कैसी होती है। जलोढ़ मृदा जो नदी के जल से बनाई गई हो उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये बहुत उपजाऊ होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी होती है, जलोढ़ मृदा होती है। उसके बाद एक मरुस्थलीय मृदा होती है जिसे रेगिस्तानी मृदा,
मरुस्थलीय मृदा या फिर बलुई मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये लवड़ीय ज्यादा होती है। अब जब ये दोनों मृदा कहीं आसपास दिखाई दें तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम दोमट मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, दोमट मृदा कहते हैं। इसी प्रकार से लाल मृदा मिल जाएगी, इसी प्रकार से काली मृदा मिल जाएगी, इसी प्रकार से पर्वतीय मृदा मिल जाएगी। तो कुल मिला के भारत में 8 मानक मृदा मानी गई है ना। अब देखो, जानते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो ये कह रहा है कि मृदा के आधार पे भी हम बांट सकते हैं, है ना। दूसरा कह रहा है जल निकासी, जल निकासी के आधार पे भी हम बांट सकते हैं, ऊंचाई के आधार पे बांट सकते हैं, ढाल के आधार पे बांट सकते हैं, प्राकृतिक वनस्पति के आधार पे भी हम स्थलाकृतियों को बांट सकते हैं। सबसे पहले बात करता स्थल स्वरूप। किसी स्थान का अगर स्थल स्वरूप आपको देखना है और उस स्थल स्वरूप के आधार पे अगर आपको बंटवारा करना है तो आप कैसे बंटवारा करोगे, किन किन चीजों को आधार बनाओगे, जल्दी से बताओ, थोड़ा सा विचार करते हैं। स्थल स्वरूप में आप किन किन चीजों को आधार बनाओगे। तो देखो, स्थल स्वरूप, स्थल का मतलब हो गया पृथ्वी के ऊपरी का परत, स्वरूप मतलब संरचना। तो पृथ्वी की ऊपरी संरचना कैसी है, तो पृथ्वी की ऊपरी संरचना कई तरीके से हो सकती है। जैसे तो एक हो सकता है पर्वतीय क्षेत्र, लिख लेना भैया कहीं, है ना, वरना पीडीएफ तो मिलेगा। तो एक होता है पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र के हिसाब से भी बांट सकते हैं। जैसे राजस्थान में बंटवारा जो हुआ पर्वतीय क्षेत्र के हिसाब से हुआ, तो ये तो भाई मान लो ये पर्वत जो आपको दिख रहा है शायद हिमालय ही होगा, लेकिन इसको अरावली मान लेते हैं, है ना, अरावली मान लेते हैं, चूंकि ये बर्फीला दिख रहा है तो मुझे लगा हिमालय होगा, तो ये अरावली मान लिया, जैसे पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। इसमें और भी क्या हो सकता है, क्या इसमें पठार नहीं हो सकते, तो पठारी क्षेत्र भी हो सकता है, इसके आधार पे भी बांटा जा सकता है। अभी मैं पूछूंगा राजस्थान को किस आधार पे बांटा गया है, तो आपको बताना पड़ेगा। ये पठारी क्षेत्र भी हो सकता है। उसके बाद मैदानी क्षेत्र भी हो सकता है, मैदानी क्षेत्र भी हो सकता है। उसके बाद जो आप देखोगे मरुस्थलीय क्षेत्र भी हो सकता है, मरुस्थलीय क्षेत्र भी हो सकता है। इसी में स्थल स्वरूप में एक स्थल स्वरूप और आती है, निम्न भूमि के नाम से जानी जाती है, निम्न भूमि, या फिर आप ये भी कह सकते हैं डेल्टा भूमि, डेल्टाई भूमि। ठीक है, डेल्टाई भूमि आप जानते होंगे, मैं थोड़ा सा फिगर में आपको ले चलूं। ये देखो, ये पर्वत हो गया, पर्वत और पठार में अंतर यह है कि पर्वत की चोटियां होती हैं और ये ऊंचाई ज्यादा होती है, पठार में ऊपरी भाग समतल होता है, लगभग समतल होता है, तो मैदान के तरीके तो नहीं होता, लेकिन काफी हद तक ऊपर वाला भाग समतल होता है, वहां खेती वगैरह भी आप कर सकते हो। पर्वत पे खेती करना मुश्किल है, पठार पे खेती करना, सीढ़ी नुमा खेती की जा सकती है। ठीक है, तो ऊपरी भाग, तो यही अंतर है, और पर्वत थोड़ा नीचे होता पठार से। ये तो मरुस्थल आप समझ ही रहे हो, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं। मरुस्थल मतलब मरुभूमि, मरुभूमि मतलब कोई ऐसी भूमि जहां वनस्पति ना उगे, उसे मरुस्थल कहते हैं, वो चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। अच्छा ये बताओ, अगर कोई बर्फ वाली भूमि है अटलांटिक, तो उसे मरुस्थल नहीं कहोगे, जल्दी यस या करके न करके बताओ, मतलब ये कह के बताओ कि कहेंगे या नहीं कहेंगे। अटलांटिक में बर्फ ही बर्फ है, तो क्या उसको आप मरुस्थल नहीं कहोगे, कमेंट करके बताओ, कहोगे कि नहीं। भाई अटलांटिक को आप मरुस्थल कहोगे कि नहीं, आपको ये बताना, सर कहेंगे या सर नहीं कहेंगे, है ना। यस सर कहेंगे, नो सर, दोनों में से कोई बता दो। ठीक है, पुष्कर कह रहे हैं नहीं, भैया मरुस्थल किसे कहते हैं। मैंने आपको, हाँ देखो मंजू ने कहा यस सर जी, वो सब्जेक्ट की क्लास क्यों नहीं आती। हाँ तो आप नंबर पे फोन करके ना बात कर लो, मुझे एक्चुअली सारी चीजें नहीं पता होती हैं। रमेश कह रहे हैं नहीं। देखो भैया, थोड़ा सा आप अपने दिमाग को खोलो। मरुस्थल मतलब होता मरा हुआ स्थल। मरुस्थल का मतलब क्या होता है, मरुस्थल का मतलब होता है मरी हुई भूमि, या इसी को मरुभूमि के नाम से जाने जाते हैं। मरी मतलब मरी या मरा का मतलब क्या होता है, इंसान जब मर जाता है, इंसान जब मर जाता है तो अपनी संतानें नहीं उत्पन्न कर सकता। पेड़ पौधे जब मर जाएं, अभी देखो कोई बीज आप लेके आओ आम का और उसको जमीन में गाड़ दो और वो बीज सड़ जाए, मर जाए, तो क्या वहां से आम का पौधा निकले, नहीं निकलेगा ना। तो मरी हुई भूमि मतलब यहाँ वनस्पति नहीं हो पा रही है, सामान्यतः यहाँ वनस्पति वनस्पति ना हो तो उसे हम मरुभूमि कहते हैं, उसे हम मरुस्थल कहते हैं। अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बालू हो जाएगा। तो ये कैसा, बहुत ज्यादा गर्मी है ना, गर्मी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है तब भी वनस्पति नहीं हो पाएगी, और बहुत ज्यादा ठंडी है यानी कि बर्फ वाला सीन है तब भी वनस्पति नहीं हो पाएगी, है ना। अब समझो इसको, वनस्पति नहीं हो पाएगी ठंडे वाले में भी,
तो इसको हम शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? शीत मरुस्थल कहते हैं। और इसको ग्रीष्म मरुस्थल कहते हैं या शुष्क मरुस्थल कहते हैं। अब दिमाग खुला होगा थोड़ा सा, मतलब उसको भी मरुस्थल कह सकते हो, अगर बर्फ है ना तो उसको भी मरुस्थल कह सकते हो, बस उसको शीत मरुस्थल कहोगे, ठंडा मरुस्थल। और जो हमारे रेगिस्तान में राजस्थान में है उसे आप शुष्क मरुस्थल कहोगे या ग्रीष्म मरुस्थल कहोगे, है ना। मरुस्थल दो प्रकार का होता है, समझ लेना इसको। तो ये जो एक बंटवारा हुआ स्थल रूप में, जैसे उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो उदाहरण के रूप में आप फटाक से लिखना अगर लिख रहे हो तो, ठीक है। उदाहरण के रूप में अगर लिखो तो भारत को स्थल रूप में, भारत का मैं उदाहरण दे रहा हूं, भारत को भारत को स्थल रूप के आधार पर 5 भाग में बांटा जाता है, 5 भाग में बांटा गया है, ठीक है। स्थल रूप अगर देखा जाए भारत का ना, तो हिमालय को अलग कर देता है, मैदान को अलग कर देता है, पठार को अलग कर देता है, 3 हो गया। उसके बाद पश्चिमी घाट को अलग कर देता है और पूर्वी घाट को अलग कर देता है, 5 भाग में बांट देता है ना। और लोग आते हैं, कोई 10 भाग में, कोई 8 भाग में बांटते हैं, विद्वानों का अलग अलग मत है। कोई द्वीप को भी अलग बांट देते हैं, है ना। तो वो अलग है, मेन सामान्यता जो है 5 भागों में बांटा जाता है। दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हो, जैसे राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है, राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखो दूसरा आता है, ये तो हो गया स्थल रूप, यानी कि उसकी बनावट कैसी है, राजस्थान की बनावट कैसी है, भारत की बनावट कैसी है। दूसरा आता है जलवायु, क्लाइमेट। क्लाइमेट में ये आ जाएगा वर्षा, और क्लाइमेट में 3 चीजें शामिल होती है, मुख्य रूप से आप उसको शामिल करेंगे। क्लाइमेट में वर्षा, तापमान, हवा और ऋतु। सबसे पहले आप क्लाइमेट में क्या क्या शामिल करोगे? तो आप क्लाइमेट में ऋतु को शामिल करोगे, वर्षा को शामिल करते हो, है ना। मतलब किसी स्थान की जलवायु किस पर डिपेंड करती है? तो ऋतु पर, वर्षा पर। और वर्षा हो गया तापमान पर, हवा पर, ठीक है, हवाएं। तो इन पर ये डिपेंड करता है क्या? जलवायु। कहाँ की जलवायु कैसी है, इस आधार पे कितनी जलवायु बांटी जाती है। तो इस आधार पे आपने को अभी मैंने बताया था, 0 से लेकर 10 डिग्री टेम्परेचर में, 0 से लेकर 10 डिग्री अक्षांश में तापमान ज्यादा होता है और वर्षा भी ज्यादा होता है, तो इसे हम उष्णकटिबंधीय जलवायु कह देते हैं। क्या कह देते हैं? उष्णकटिबंधीय जलवायु कह देते हैं। तो मुख्यतः देखो कितने भागों में बांटा जाता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु इसको कहते हैं, ठीक है। जहां आप इसको लिख रहे होंगे मैं फिगर 1 बना देता हूं, उसको भी आप लिख लेना। दूसरा, इसी के नीचे आप देखोगे शीतोष्ण क्षेत्र आता है, शीतोष्ण क्षेत्र आता है। उसके बाद आप देखोगे शीत क्षेत्र आता है, शीत क्षेत्र। देखो शीतोष्ण जो बना है ना, शीत और उष्ण दोनों को मिला के बना है शीतोष्ण। उसके बाद एक शीत क्षेत्र आता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे जिसे शुष्क क्षेत्र कहते हैं, नहीं, आर्द्र क्षेत्र कहते हैं, आर्द्र क्षेत्र कहते हैं। एक आता है शुष्क क्षेत्र जहां पे अपना रेगिस्तान है ना, याद रखेंगे शुष्क क्षेत्र। चलो, अब एक फिगर मैं बना दे रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा अगर इसको लिख रहे होंगे तो बना लेना, नहीं लिख रहे होंगे तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो सब कुछ बराबर है ना। 0 डिग्री है, 0 से लेकर ये जो 10 वाला भाग होता है, चाहे 10 इधर ले लो चाहे 10 इधर ले लो, ये वाला जो एरिया आपको मिल रहा है, ये वाला जो क्षेत्र मिल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश कहते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश इसी को कहते हैं। उसके बाद फिर और अक्षांश पे थोड़ा सा जाते हैं, 30 तक जाते हैं। 30 तक जब हम पहुंचते हैं तो चाहे उधर जाओ चाहे इधर जाओ सेम ही कंडीशन होगा, है ना। चाहे गद्दी पर मैं रहूं और चाहे गद्दी पर मुन्ना भाई रहे, नियम सेम ही रहेगा। ये वाला हाल है। अब देख लो यहाँ पे ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग, अब देखो ध्रुवों पर ठंडी ज्यादा होती है बेटा, एक चीज आप जानते हो ना, ध्रुवों पर ठंडी ज्यादा होती है, मतलब ये ऊपर वाला भाग जो होगा ये शीत होगा, ठीक है। ये जो एकदम ऊपर वाला भाग है, जो ऊपर वाला भाग है ये क्या हो जाएगा? ये शीत हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? शुष्क क्षेत्र कहते हैं। इसे हमने आर्द्रता कह दिया था क्या? ठीक है, हाँ ठीक तो है। जिसे हम क्या कहेंगे? शीत क्षेत्र या फिर आर्द्र क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ ठंडी ज्यादा होती है,
और इसके बीच में देखो यहाँ शीत ले लो और यहाँ उष्ण ले लो, ये दोनों मिला के ये शीतोष्ण हो जाता है, शीतोष्ण हो जाता है। मुख्य बंटवारा यही है। अब कहीं कहीं शीतोष्ण को समशीतोष्ण या और नामों से उप बंटवारा कर देते, मुख्य बंटवारा यही है। ठीक है, तो ये आपको कहीं काम दे सकता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अब थोड़ा सा हम फिर उसी पे आ जाते हैं। ये आपका बंटवारा है। ठीक है, जलवायु के आधार पे अगर बांटेंगे तो इस तरीके बांटेंगे। अब एक बात बताओ, अगर राजस्थान को जलवायु के आधार पे बांटना हो तो पश्चिमी राजस्थान को आप किस क्षेत्र में रखोगे? जल्दी कमेंट करके बताओ। पश्चिमी राजस्थान को जो वो बीकानेर वाला क्षेत्र है, उसको आप किस किस जलवायु प्रदेश में रखोगे? अभी आएगा भैया, आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा बहन, टेंशन मतलब बहन भाई जो भी है, नाम ऊपर चला गया तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं तो देखो वनस्पतियां भी कई प्रकार की होती हैं। जहाँ पे जहाँ पे जो है वर्षा ज्यादा होगा, जहाँ पे तापमान ज्यादा होगा, वहां पेड़ बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि पेड़ को क्या चाहिए, है ना? बहुत बढ़िया जवाब आया भाई, किसी का गलत नहीं आया। ठीक है, ड्राई फील्ड होगा, बहुत बढ़िया जवाब आया। देखो प्राकृतिक वनस्पति, देखो वनस्पति के लिए भोजन कहाँ से मिलता है? तो वनस्पति को भोजन मिलता है सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से भोजन मिलता है। उसके बाद इसको जल मिलना चाहिए। ठीक है, जल और सूर्य का प्रकाश मिल जाएगा तो भोजन मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, किसी इंसान को अगर आप मेवा मिश्री खिलाओ, खूब काजू बादाम खिलाओ, है ना, काजू बादाम खिलाओगे तो उसको मतलब हो जाएगा बढ़िया तगड़ा वाला इंसान, ऐसा करके चलेगा फिर। तो वही समझो अब यहाँ पे कि अगर किसी पेड़ को इनकी प्राप्ति ज्यादा हो जा रही है तो वहां पे कैसे पेड़ पाए जाएंगे? वहां पे लंबे लंबे पेड़ पाए जाएंगे। और ये क्षेत्र ये है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, वर्षा प्लस ताप दोनों अधिक होता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों की वनस्पतियां अलग पाई जाएंगी। मतलब वनस्पति के हिसाब से भी हम बांट सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये था। तो वनस्पति के हिसाब से अगर बांटते हैं तो कैसे बांटते हैं? तो आप कहोगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। और ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाएगा? तो उष्णकटिबंधीय, बहुत तेज लिख रहा हूँ, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ बन जाएगी, है ना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाएगा? तो आप कहोगे 0 से लेकर 10 वाले में वही पाया जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन का मतलब सदाबहार होते हैं, कभी ये अपनी पत्ती नहीं झाड़ते हैं। दूसरा एक आता है पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, या इसी को पर्णपाती वन को ही एक और नाम दिया जाता है, मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। मानसूनी वन ये खास करके कहाँ मिलेगा? तो आपको राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में आपके दिखाई दे सकता है। ठीक है भाई, अर्ध शुष्क, उप शुष्क, उप आर्द्र, हाँ ये कई उप बंटवारे हैं, वहां हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो शुष्क पर्णपाती या फिर पर्णपाती या मानसूनी, इसी को शुष्क पर्णपाती भी कह सकते हो, शुष्क पर्णपाती, है ना। ठीक है भाई, शुष्क पर्णपाती भी कह सकते हो। ये कहाँ मिलेगा आपको अगर राजस्थान की बात किया जाए? तो अभी आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये राजस्थान के अरावली में आपको देखने को मिल जाएगा, अरावली में देखने को मिल जाएगा। ये क्या राजस्थान में है? तो नहीं है, ये राजस्थान में इस प्रकार के वन देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब देखो एक और वन आता है जिसे हम मरुस्थलीय वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुस्थलीय वन कहते हैं। मरुस्थलीय वन या कटीली झाड़ियों के नाम से जाना जाता है ना, या कांटेदार पौधे जहां पे होते हैं, कांटेदार पौधे जहां पे होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मैं लगातार कमेंट देख रहा हूं, अगर कोई दिक्कत होगी तो बता देना। अब ये बताओ राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाएगा? तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, और पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थल है ही, तो मरुस्थल में पाया जाएगा, उसी को मरुस्थलीय वन के नाम से जाना जाता है। देखो कौन सा उष्णकटिबंधीय हो गया, मानसूनी हो गया, मरुस्थलीय हो गया। अब एक बचता है अल्पाइन। अल्पाइन, अल्पाइन कहाँ पाया जाता है? अल्पाइन ऊंचाइयों पर पाया जाता है, जिसे हम टुंड्रा भी कहते हैं। बहुत बढ़िया भाई, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? टुंड्रा कहते हैं। अब देखो ये टुंड्रा कहाँ पाया जाएगा? तो ऊंचाई वाले ठंडे स्थानों पर पाया जाएगा। जैसे अगर देखा जाए तो हिमालय पे ये मिलेगा, तो राजस्थान में नहीं है। ये कहाँ मिलता है? ये हिमालय जैसे स्थानों पर मिलता है। यूरोप में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर वन की बात करें तो इस प्रकार देखा जाए तो वन, राजस्थान में 2 ही प्रकार के वन ज्यादातर पाए जा रहे हैं। अगर राजस्थान को वनों के आधार पे बांटे, वनस्पति के आधार पे बांटे, तो केवल 2 प्रकार से बांट सकते हैं राजस्थान को, 4 नहीं बांट पाओगे।
पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, है ना, या फिर ये कह सकते हो कि पर्णपाती वन वाला राजस्थान और मरुस्थलीय वन वाला राजस्थान, बस दो आधार पे बांट सकते हो। ठीक है। अब देखो एक बंटवारा और भी हो सकता है क्या, भौमिकी बंटवारा, जिसे जियोलॉजी बंटवारा कहते हैं, है ना, भौमिकी बंटवारा। भौमिकी बंटवारा किसके आधार पे होता है, तो ये चट्टानों के आधार पे होता है, चट्टानों के आधार पर ये बंटवारा होता है। अब चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, बहुत ढेर सारी प्रकार की होती हैं, तो उसमें आप दो प्रकार की चट्टानें रख सकते हैं, एक पुरानी चट्टान, एक क्या होता है, पुरानी चट्टान रख सकते हैं, और एक नवीन चट्टान या नवीन संरचना रख सकते हैं, नवीन चट्टान रख सकते हैं। ठीक है। अगर हमारे भारत में देखा जाए तो हमारे भारत में जो पुरानी चट्टान है वो कौन सी है, तो वो अरावली है, अरावली पुरानी चट्टान है। विंध्यन अगर देखा जाए तो वो पुरानी चट्टान है। ठीक है भाई, तो हमें अरावली से मतलब है, अभी और नीचे जाएंगे तो बहुत ढेर सारी मिल जाएगी, हमें वहां तक नहीं जाना है, हमें अरावली से मतलब है, हम खत्म कर देते हैं बात। नवीन चट्टान की अगर बात करें तो ये हिमालय में आपको नवीन चट्टान मिल जाएगा, तो हिमालय हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है। चट्टान के हिसाब से अगर जो है राजस्थान का बंटवारा करें, तो चट्टान के हिसाब से राजस्थान का बंटवारा हम केवल एक प्रकार से कर सकते हैं, वहां पूरे राजस्थान में पुरानी चट्टान मिलती है, जैसे प्री कैम्ब्रियन, एक कैम्ब्रियन युग था ना, तो कैम्ब्रियन युग सबसे पुराना युग है, उसके पहले, प्री मतलब पहले होता है ना, तो उसके भी पहले ये बना है, प्री कैम्ब्रियन युग में बना है। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी भौमिकी के आधार पे। अगर एक और बांट बांट दे तो मृदा के आधार पे बांट सकते हैं, मैंने कहा पूरे के पूरे भारत में आपको 8-10 प्रकार की मृदा मिल जाएगी, तो मृदा के आधार पे भी बांट सकते हैं। तो मृदा में क्या क्या आएगा, है ना, तो मृदा में देखो, मृदा की लवणता, है ना, या फिर मृदा का आकार, मृदा का आकार के आधार पे हम उसको बांट सकते हैं, मृदा के रंग के आधार पे हम कभी कभी बांट देते हैं, मृदा के उपजाऊपन के आधार पे भी हम कभी कभी बांट देते हैं। तो कुल मिला के मृदा अगर देखा जाए तो कितनी प्रकार की मृदा हो सकती है, तो आप कहोगे सर लाल मृदा हो जाएगी, यहाँ पे आप कहोगे बलुई मृदा हो जाएगी, जिसे रेतीली मृदा के नाम से जाना जाता है। आप कह सकते हो सर दोमट मृदा, सॉरी दोमट नहीं, दोमट तो मिल के बनती है, आप कहोगे जलोढ़ मृदा हो जाएगी, जलोढ़ मृदा हो जाएगी। आप कहोगे सर काली मृदा भी देखने को मिल सकती है, काली मृदा। आप कहोगे लाल मृदा हो गया, लाल या पीली मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सारी मृदाएं राजस्थान में कौन कौन सी पाई जाएंगी, ये आप थोड़ा सा ट्रिक करो, है ना। लेटराइट मृदा पाई जा सकती है, लेटराइट मृदा हमारे राजस्थान में भी मिलती है, लेटराइट मिट्टी राजस्थान में भी लेटराइट मृदा मिलेगी। और पहाड़ी मृदा अगर देख लो तो पहाड़ी मृदा होती है, पहाड़ी मृदा हमारे राजस्थान में नहीं मिलती है, अरावली के पहाड़ियों पर पहाड़ी मृदा नहीं, वहाँ चट्टान पाई जाती है। लवड़ीय मृदा अगर देखा जाए तो यहाँ बताओ कौन सी मृदा राजस्थान में मिल जाएगी, तो सिंपल सी बात है, देखो भाई पहाड़ी मृदा राजस्थान में बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेटराइट मृदा राजस्थान में दिखाई देगी, काली भी दिखाई देगी, जलोढ़ चंबल की घाटियों में आपको दिखाई देगा, बलुई मृदा तो रेगिस्तान में दिखाई देगा, लाल और पीली मृदा जो है यहाँ के जो ये पठार है इस पठार में दिखाई देगा। तो कहने मतलब मृदा के आधार पर अगर राजस्थान को बांटे तो हम कम से कम 4-5 आधार पे बांट सकते हैं, है ना। किसी ने प्रयास किया था, राजस्थान को 5 भागों में बांटा था, प्रयास किया था किसी ने, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो मृदा उर्दा के आधार पे अगर बांटेंगे तो 4-5 भागों में हम राजस्थान को बांट सकते हैं, हालांकि अभी हमें मृदा के आधार पर राजस्थान का बंटवारा नहीं करना है। ठीक है, आगे देखो, जल स्रोत एवं प्रवाह तंत्र के आधार पर अगर जो है राजस्थान का बंटवारा करना हो तो हम केवल 2 प्रकार से राजस्थान का बंटवारा कर सकते हैं। राजस्थान में जल प्रवाह या तो नदी के आधार पर बंटवारा करो या फिर झील के आधार पर बंटवारा करो। तो देखो नदी के आधार पर बंटवारा करेंगे तो 2 प्रकार की नदियां हमारे राजस्थान में देखने को मिलती हैं, एक ऐसी नदी जो अरब सागर में जाके गिरती है, और कुछ नदियां ऐसी भी हैं जैसे चंबल वगैरह है जो जाके यमुना से मिलती है, और यमुना कहाँ जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस हिसाब से हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, 3 प्रकार से बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक अंतःस्थलीय मृदा, अंतःस्थलीय नदी होता है, अंतःस्थलीय नदी जैसे ये लूनी नदी है ना, लूनी नदी, लूनी नदी ऐसे निकलती है और ऐसे जाके, लूनी नदी जो है ऐसे राजस्थान में निकलती है अरावली पर्वत से, और ऐसे जाके गुजरात के पास ना ऐसे कच्छ के रण में समा जाती है, कहीं समुद्र में नहीं जाती। और जब नदियां समुद्र में ना जाएं तो फिर उसको क्या कहेंगे, अंतःस्थलीय, मतलब स्थल के ही बीच में बहते हुए खत्म हो जाए, अंतःस्थलीय। दूसरी कैसी कैसी नदी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर अरब सागर में गिरने वाली, यानी कि अरब प्रवाह कह सकते हो। तीसरी कैसे कह सकते हो, बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को बंगाल की खाड़ी का प्रवाह आप कह सकते हो। ठीक है,
अब झील में अगर बंटवारा करोगे तो दो ही प्रकार से आपको राजस्थान में झील दिखाई देती हैं। या तो राजस्थान में आपको मीठी झील मिलेगी, या तो राजस्थान में आपको खारी झील मिलेगी, या फिर लवड़ीय झील मिलेगी। तो आप जैसे भी बंटवारा करना चाहो तो राजस्थान का बंटवारा कर सकते हो, है ना। तो झील के आधार पर बंटवारा करना थोड़ा इसे अंतः स्थलीय जल प्रवाह कहते हैं। झील को भी अंतः स्थलीय जल प्रवाह कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्थल के बीच में ही होता है। नदी एक राजस्थान में ही, पूरे के पूरे भारत में राजस्थान में ही अंतः स्थलीय नदी मिलती है और कहीं नहीं मिलती, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बंटवारा कर सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं, ये तो भारत का अगर भौगोलिक विभाजन देखो, राजस्थान का भौतिक विभाजन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन भारत का भी थोड़ा सा सीख लो। भारत का अगर भौतिक विभाजन करना हो तो उत्तर भारत की महान पर्वत श्रृंखला यानी कि हिमालय, देखो ये कर सकते हो ना, एक बंटवारा ये हो गया। भौगोलिक बंटवारा करना, भौतिक बंटवारा। दूसरा मैदान कर दिया। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार कर दिया, जो लाल लाल दिख रहा ना, प्रायद्वीपीय पठार कर दिया। पूर्वी पश्चिमी घाट कर दिया, पूर्वी घाट कर दिया, मरुस्थल कर दिया। देखो 6 भाग में बंटवारा कर दिया भारत का। भारत में 6 भौगोलिक संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार से अगर राजस्थान का बंटवारा करना है ना, इसी हिसाब से हमें क्या करना है, राजस्थान का बंटवारा करना। तो हम कैसे करेंगे, किस आधार पे किया गया है, मैंने कहा था लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि राजस्थान का बंटवारा किस आधार पे किया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, राजस्थान का बंटवारा किस आधार पे किया गया। भाई बताना सभी लोगों को है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है सभी लोग बताइएगा। राजस्थान का भौगोलिक बंटवारा किस आधार पे किया गया है। राजस्थान का भौगोलिक बंटवारा होता कैसे है मैं बताऊं, कल इसमें हम लोग बात करेंगे बहुत विधिवत तरीके से। तो देखो राजस्थान का ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से अगर शुरू करो चूरू से, है ना, थोड़ा सा इसका भाग आता है, और ये जोधपुर वगैरह होते हुए, जालौन होते हुए, ये है ना, तो ये यहाँ तक का भाग जो इधर वाला है, ये किस भाग में आता है, तो ये भाग जो आता है ये रेगिस्तान में आता है। ठीक है, रेगिस्तान में ये भाग आता है। दूसरा इसके बीच वाला जो भाग है, इसके बीच वाला जो भाग है, जिसको ये वाला भाग आप कहोगे, इसके बीच वाला जो ये भाग है, ये किस में आता है ना, हरियाणा तक गया है, दिल्ली भी वहीं पे स्थित है उसी पे। तो ये किस कैसा भाग है, तो आप कहोगे ये अरावली का भाग है, यानी कि ये पर्वतीय भाग है। इसको क्या कहते हैं, इसे पर्वतीय भाग कहते हो, पर्वतीय भाग कहते हो। ठीक है, ये वाला जो लटका हुआ क्षेत्र दिखाई देगा ये पठारी भाग है। ये क्या है, ये पठारी भाग है। बाकी ये सारे क्षेत्र जो आपको मिलते हैं ये मैदानी भाग हैं, ये मैदान है, और यहाँ पे तमाम नदियों के द्वारा मैदान बनाए गए हैं। अब बताइए ये जो मैंने राजस्थान का बंटवारा किया भाई, ये किस आधार पे किया है। हाँ, मैदान, पर्वत, पठार, मृदा जल, ये तो आप बंटवारा बता रहे हो। किस आधार पे बंटवारा किया, आधार मैंने ये बताए हैं। इन आधार पे आप भौगोलिक स्थलाकृतियों का बंटवारा कर सकते हो। या तो आप स्थल रूप के आधार पे बंटवारा करो, या तो आप जलवायु के आधार पे बांटो, या तो फिर आप किसके आधार पे बांटोगे, वनस्पति के आधार पे, या फिर भौमिकी यानी कि जियोलॉजी के आधार पे, या फिर मृदा के आधार पे बांटोगे। तो आप ये बताओ भैया, जल स्रोत के आधार पे भी आप बांट सकते हो। आपको ये बताना है कि आपके राजस्थान का जो ये बंटवारा होता है वो किस आधार पे होता है। तो कोई कमेंट नहीं कर रहे हो, अरे यार थोड़ा सा प्रयास तो करो, मास्टर खड़ा है बताएगा। आप गलतियों से सीखते हो, है ना, जब ठोकर लगती है तो और तगड़ा सीखने को मिलता है। एक बार जरा बताओ तो मैं देखूं कि आप इतना जो मैं अभी बोला हूं, है ना, इसमें से कुछ ही बच्चे होंगे जो ऐसे क्लासों पे, ऐसे लेक्चरों पे ध्यान से सुनते हैं। यकीन मानो वही आगे बढ़ते हैं, है ना। वो बच्चे जो रट्टा मारने वाले होते हैं ना कि सर हमें केवल इस 4 से मतलब था, हमें 4 बता दिए होते, बाकी इतनी कहानी हमें जरूरत नहीं थी, वो बच्चे ना वहीं रह जाते। आप देख लेना आगे चल के, वो भी वहीं मिलेंगे, हम भी यहीं मिलेंगे। जलवायु भौमिकी और मृदा तीनों आपने बता दिया मंजू। हमने कहा कि ये जो आधार बांटा है ये किसके, ये स्थलाकृति है। मरुस्थल हो गया, पर्वत हो गया, इसके आधार पे हमने बांटा। तो ये किस आधार पे राजस्थान को बांटा जा रहा है, तो ये राजस्थान को स्थल रूप के आधार पे बांटा जा रहा है। पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, यही तो 4 स्थल रूप ही मिल रहा है। 5वां अगर स्थल रूप डेल्टा उल्टा मिलता तो एक और बांट देते, डेल्टाई क्षेत्र बांट देते, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो 4 ही आधार पे हमने बांट दिया। तो किस आधार पे बांट रहे हैं, स्थल रूप के, है ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, लैंड फॉर्म्स के आधार पे हमने बांटा है, भौतिकी के आधार पे नहीं। लैंड फॉर्म्स के आधार पे बांटा, स्थल रूप के आधार पे बांटा है। तो आपको याद होना चाहिए ये बात, स्थल बनावट के आधार पे बांटा है। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक है। बात बताओ, समझा पाया हूँ आपको जो मैं समझाना चाहता था? आपको समझ में आया है कि नहीं आया? यस या नो करके एक बार बताइए। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसके लिए टेंशन मत लेना और थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना।
है ना। कल हम लोग बंटवारा करेंगे और बंटवारा करने के बाद अच्छे से पढ़ाई करेंगे एक एक के बारे में, ठीक है। रेगिस्तान के इसमें देखो 3-4 क्लासेज, आपको 4 क्लासेज कम से कम आपको जाएंगी एक बार। लेकिन मैं तो ये कहानी बताया हूँ ना बेटा, इस कहानी को एक बार आप दोहराना। जब कभी भी आप भविष्य में जाग्रफी पढ़ोगे या आपके सामने कोई बात करेगा स्थलाकृतियों के बारे में, तो तुरंत ये लेक्चर आपके दिमाग में आएगा कि वनस्पति देखो एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, सारी चीजें ध्यान में आएगी, है ना। इस पे क्लास बहुत लंबी जाती है, उतना लंबा हमें नहीं खींचना है। थैंक यू सो मच आज के लिए।